हाँ सर जी, अश्मी आया करती थी पहले यहाँ, और तो और वो यहाँ आने के लिए 40 भी रखती थी। 40 आके 25 दिन पूरे हो गए, बस 15 बाकी है। अब आपको मेरी दादी को भी ठीक करना है और हमें अमीर भी बनाना है। फिर अचानक से उसने यहाँ आना छोड़ दिया। यहाँ आना छोड़ने की कोई और वजह तो नहीं है पुजारी जी? कोई और वजह? मैं कुछ समझा नहीं साहब। उस बच्ची का एक लंबे समय से शोषण हो रहा था, जिसका दोषी वो भगवान को मानती है। कहीं उसके दोषी का आपसे या फिर यहाँ पे रहने वाले किसी और से कोई लेने देना तो नहीं है? ये कैसी बात आप कर रहे हैं? यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है, और ये भगवान का घर है। भगवान का घर है तो कौन है जिसको वो दोषी बता रही है? सर, अश्मी को देख के मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा। आपको नहीं लगा होगा, लेकिन कोई तो होगा जिसको इस बारे में पता होगा। सर, अब ये मैं कैसे बता सकती हूँ? आप अश्मी की क्लास टीचर हैं, तो आप इतना तो जानती ही होंगी कि ऐसी कौन सी फ्रेंड है जिसके अश्मी काफी क्लोज है। अश्मी आपकी बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड तो एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते हैं ना। अश्मी ने कभी आपको बताया कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है? नहीं अंकल, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे शक है ये मुन्नी जरूर कुछ छुपा रही है। पता करो मेरा शक कितना सही है। पूरे देश में हलचल का माहौल पैदा कर दिया था। लेकिन सवाल यह था कि इतना सब सहने के बावजूद अश्मी चुप क्यों थी? और वो कॉलर कौन था जिसको पुलिस अश्मी का शुभचिंतक मान रही थी? और अगर वो शुभचिंतक था तो फिर वो सामने क्यों नहीं आ रहा था? देखिए, अपना नाम तो मैं आपको नहीं बता सकता। और वो कौन था जिसके बारे में गणेश ने बताया था? इन सभी कड़ियों को जोड़ने के लिए पुलिस अब कौशल की पहली बीवी सरिता से भी मिलना चाहती थी। पिछले 12 साल से मैंने कौशल की शक्ल तक नहीं देखी, और उसकी बीवी और बेटी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। बच्चे ना होने की वजह से भी कौशल ने आपसे डिवोर्स लिया था। कहीं इसी जलन में आपने कौशल का बदला उसकी बेटी से तो नहीं लिया? इतनी गई गुजरी नहीं हूँ मैं। कौशल के मुझे छोड़ने की वजह फरीदा थी। एक तरफ वो मेरे साथ रह रहा था और दूसरी तरफ उस फरीदा से इश्क लड़ा रहा था। और वो फरीदा, वो भी कुछ कम नहीं थी। जैसे कौशल ने मुझे छोड़ा, उसने भी अपने पति को छोड़ा था। क्या ये कौशल से फरीदा की दूसरी शादी थी? जी, अब क्या पता, बदला फरीदा के पहले पति ने लिया हो, और शक आप मुझ पर कर रहे हैं। ये फरीदा का पहला पति कौन था? हाँ साहब, कौशल जी की तरह मैं भी अपने पहले रिश्ते से तंग आ गई थी। जुबेर मेरे साथ बहुत मारपीट करता था। भागने की कोशिश की ना तो तेरे पैर काट दूंगा मैं। पैर क्यों? गला ही काट दो ना। ज्यादा बोलेगी ना तो तेरा गला भी काट दूंगा मैं। तुम चाहे मेरा जो भी हासिल करो, लेकिन मुझे कौशल से निकाह करने से नहीं रोक पाओगे। कौशल से निकाह करेगी? कौशल से निकाह करेगी? कौशल से निकाह करेगी? बड़ी मुश्किल से मैंने जुबेर को छोड़ा। तो छोड़ने के बाद आप लोगों को कभी ऐसा नहीं लगा कि जुबेर इसका बदला ले सकता है? साहब 12 साल पुरानी बातें हैं। पर जुबेर आया था। हमने आपके घर के सामने जो स्त्री वाला गणेश, उससे पूछा, उसने कंफर्म किया। हमने उसे जुबेर की फोटो दिखाई, उसने बताया कि यही वो शख्स है जो उससे पूछताछ कर रहा था। अब इतने सालों बाद जुबेर यहाँ क्यों आया होगा? और वो आपकी बेटी अश्मी, उसके बारे में क्यों पूछ रहा था? साहब मुझे नहीं मालूम गणेश ने उसको कब देखा, लेकिन मैंने आखिरी बार जुबेर को करीब साल भर पहले देखा था, जब मैं अश्मी के साथ मार्केट से लौट रही थी। लेकिन मैं उसे नजरअंदाज करके चली गई। उसके बाद मैंने जुबेर को कभी नहीं देखा। जी सर, वहाँ तो मैं अपने काम से गया था। मुझे तो पता भी नहीं था फरीदा वहाँ रहती है। अचानक मेरी नज़र उस पर पड़ी, लेकिन तू फिर भी वहाँ गया? सर मैंने कहा ना, मैं काम के सिलसिले में वहाँ बार बार जाता रहता हूँ। अगली बार जब गया तो मैंने उस लड़की को देखा, तो मैंने उसके बारे में पूछ लिया। सिर्फ पूछा ही नहीं, तूने कौशल और फरीदा से बदला लेने के लिए उनकी बेटी अश्मी के साथ दुष्कर्म करने का प्लान भी बनाया। कैसी बात कर रहे हैं सर? जिस दुष्कर्म का इल्जाम आप मुझ पर लगा रहे हैं, कौशल तो उसे मेरी बेटी समझता है। तेरी बेटी? हाँ सर,
अगर उसमें बच्चा पैदा करने की हिम्मत होती ना तो पहली बीवी से कर लेता। सर आप बेकार का इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं सर। मैं तो आज भी अनाथ का बाप बनके बच्चा गोद लेने की कोशिश कर रहा हूँ। साहब, कौशल जी ने कभी ऐसा शक नहीं किया मुझ पर। अब तो मुझे भी पक्का लग रहा है कि जुबैर हमसे बदला लेने के लिए ऐसी बातें कर रहा है। कहीं ये जुबैर हमको घुमा तो नहीं रहा? उठा के तोड़े सर उसे, हो सकता है। सर, अस्मी की फ्रेंड मुन्नी के बारे में हमने पता किया। मुन्नी का उसके फादर के अलावा कोई नहीं है। और सर, कुछ दिन पहले तक अस्मी मुन्नी के घर में आया जाया करती थी, लेकिन अभी नहीं आती। तुम कहना चाहते हो कि मुन्नी अगर कुछ छुपा रही है तो अपने फादर की वजह से छुपा रही है? मैं स्कूल जाऊंगी तो पुलिस अंकल फिर से वही सवाल पूछेंगे, इसलिए अब मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगी पापा। नहीं मुन्नी, तुम स्कूल जाना नहीं छोड़ सकती। तुम्हें डरना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है, समझी? सर, मुन्नी ऐसा कुछ भी नहीं जानती जैसा कि आप सोच रहे हैं। आप बेकार हैं, बच्ची को परेशान करेंगे सर, प्लीज सर। हम बच्ची को परेशान नहीं करेंगे, तुमसे पूछेंगे मुन्नी क्या जानती है। क्या मतलब सर? बच्ची के दुष्कर्म का केस, और वो बच्ची यहाँ अक्सर आती जाती थी, तो तुम पर भी शक करेंगे ना? क्या क्या बोल रहे सर आप? कैसी बात कर रहे हैं सर? मैंने खुद वो काउंसलर मैडम को अस्मी के बारे में बताया। तो काउंसलर को फोन तुमने किया था? आप नंदिनी स्वर्णा मैडम बोल रही है ना? हाँ जी, आप कौन? देखिए, अपना नाम तो मैं आपको नहीं बता सकता। तो मुझे फोन क्यों किया? क्योंकि आप LNC पब्लिक स्कूल के बच्चों को ग्रुप काउंसलिंग देने जाती है ना। उस ग्रुप में एक बच्ची ऐसी भी है जिसका काफी लंबे टाइम से शोषण हो रहा है। मैंने जानबूझ के अपना नाम नहीं बताया था क्योंकि मुझे लगा वो सब बातें उठेंगी तो फिर मुन्नी को भी आपके सवालों के जवाब देने होंगे सर। इसका बुरा असर पड़ता उस पर। मैं नहीं चाहता था सर। तो तुम्हें ये सब बातें किसने बताई? मुन्नी ने? हाँ सर, अस्मी ने सिर्फ मुन्नी को ही वो सारी बातें बताई थी। अंकल, उसमें मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन एक बार मेरी उससे खट्टी हो गई थी। मुन्नी, देख कितने सुंदर जूते हैं। वाह, कितने सुंदर हैं। इसका कलर भी बहुत अच्छा है। तेरे पापा ने सिलवाए? तो फिर सीक्रेट है, मत बता। अब मैं तुझसे तभी बात करूंगी जब मेरे भी पैरों में ऐसे जूते होंगे। मेरे पापा दिलवाएंगे मुझे। मुन्नी, तेरे पापा तुझे इतने महंगे जूते दिलवा सकते हैं, लेकिन मेरे नहीं। मंदिर के बाहर मिले थे, मन किया कि एक बार पहन लूं, तो पहन के आ गई। तूने चोरी की? मेरे पापा कहते हैं जो बच्चे चोरी करें उनसे दोस्ती मत करना। मुन्नी, मुन्नी! मैंने जब उससे बात करना बंद किया तो उसको बहुत दुख हुआ। तेरी बारी। मुन्नी, 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 प्लीज मुझे माफ कर दे। मुझसे कट्टी मत हो। तेरे अलावा मेरा और कोई दोस्त नहीं है। अगर तू मुझे अपना दोस्त मानती है तो प्रॉमिस कर, आज के बाद ना तो चोरी करेगी और ना ही झूठ बोलेगी। प्रॉमिस। अश्मी मेरे साथ बहुत खुश थी, पर अचानक से वो अपसेट रहने लगी। आसमी, तूने तो बोला था तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और तू तो आजकल मेरे साथ खेलती भी नहीं है। अगर मैं खेलती हूँ तो मुझे दर्द होता है। दर्द होता है? कहाँ? तूने प्रॉमिस किया था कि तू मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। बोलना, कहाँ दर्द होता है? फिर अस्मी ने अपनी तकलीफ के बारे में मुन्नी को बताया और मुन्नी ने मुझे बताया। सर, पहले तो समझ में नहीं आया मैं अस्मी की मदद कैसे करूं। फिर मुझे ध्यान आया कि नंदिनी जी तो उसी स्कूल में काउंसलिंग के लिए रेगुलरली जाती है, इसलिए सर मैंने उनको फोन करना ठीक समझा। मुन्नी, आप और अस्मी बेस्ट फ्रेंड है ना? तो बेस्ट फ्रेंड तो एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते, है ना? तो आप हमारे लिए अस्मी से एक बार फिर से पूछोगे कि उसे तकलीफ किसने दी, कौन थे वो लोग? अस्मी ने इतनी सी उम्र में क्या कुछ नहीं झेला, ये सोचकर किसी की भी रूह कांप जाए।
लेकिन पुलिस के लिए अब भी यह पहेली थी कि अस्मी के गुनहगार आखिर कौन थे। लेकर आई है, आप मुझे पनिश करने वाली हैं? नहीं अस्मी, मैं आपको पनिश नहीं कर रही हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आपके बाद बाकी बच्चों से भी बात करूंगी, और आपसे पहले, क्योंकि आप स्पेशल हो। मैं स्पेशल हूँ? इसीलिए तो बुलाया है। अच्छा, अभी एक गेम खेलेंगे। रेडी? ठीक है, मैं जो भी क्वेश्चन पूछती हूँ उसका फटाफट जवाब देना है। दोगे? आपका फेवरेट क्या है, चॉकलेट या आइसक्रीम? चॉकलेट। डैडी या मम्मी? अम्मा। फेवरेट पर्सन? दादी। वेरी गुड, ये गेम में तो आप जीत गए। अभी हम दूसरा गेम खेलते हैं। मैं जो बोलती हूँ वो करना पड़ेगा, करोगे? अच्छा, अभी आप हाथ लेके जाके कान खींचो। हाँ। कान खींचते हो तो अस्मी को कहाँ दर्द होता है? कान में। नाक खींचते हो तो कहाँ दर्द होता है? नाक में। और खांसते हो तो कहाँ दर्द होता है? तो ये दर्द कहीं उस बैड टच की वजह से तो नहीं है जिसके बारे में मैंने पिछले क्लास में सारे बच्चों को बताया था? नहीं मैडम। यस भी और नो भी। मतलब ये दर्द उस बैड टच की वजह से है, पर आप मुझे बताने से डर रहे हो, है ना? देखो, मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। अगर आप मुझे सब कुछ बता दोगे ना, तो मैं किसी को नहीं बोलूंगी। और आप मुझे नहीं बताओगे तो मुझे आपके मम्मी पापा से बात करना पड़ेगा। नहीं मैडम, उनको मत बताना, उनको कुछ भी मत बताना। तो आप मुझे बता दो, वो कौन है? अस्मी, जैसे स्ट्रांग होके तुम ये दर्द सह रहे हो ना, वैसे स्ट्रांग होके मुझे उनका नाम बता दो। नहीं तो मैं जाके बल्लू बली, बल्लू बली अंकल। कौन है ये अंकल? कब से परेशान कर रहे हैं तुम्हें? क्लास 5 से। कहाँ रहते हैं? मुझे नहीं पता, दूसरे अंकल को पता है। दूसरे अंकल? क्या वो दूसरे अंकल भी तुम्हारे साथ? क्या ये सिर्फ 2 लोग हैं या और भी? और कितने लोग हैं बेटा? 3? दस? साहब, बल्लू एक ही है साहब, और वो रोज आता था। बल्ली नाम का तो कोई भी नहीं है। नहीं साहब, साहब नहीं साहब, साहब 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 अशफाक सेठ की गलती है साहब, साहब उसी ने मेरी बुद्धि खराब की। अच्छा खासा कंडक्टर का काम करता था, बोला स्टेट एजेंट बन के दुगना कमाऊंगा, और फिर मुझे पाई पाई के लिए मोहताज कर दिया उसने। सेठ, 4 महीने हो गए, एक पैसे की आमदनी नहीं है, कुछ भी नहीं रहा मेरे पास। कौशल की पूरी कमाई कमीशन पे थी साहब, एक भी सौदा नहीं करवा पाता था। हालत इतनी खराब थी साहब कि घर पे खाने के लिए नहीं होता था। ये लो, खा लो, और अपने अशफाक सेठ को भी बुला लो दावत पर। पैसा तो चाहिए ना साहब, लेकिन पैसा देने के बजाय वो अपना उधार वसूलने के लिए मेरे घर पे आके हंगामा करता था। पहले कौशल की नौकरी छुड़वा दी, फिर उससे मजदूरी कराकर उस पर उधार चढ़ा दिया, और अब वही वसूलने आ गए हो। एक पैसा नहीं देगा कौशल तुम्हें। निकल जाओ यहाँ से। निकल जाऊंगा, और तुमसे पैसा भी नहीं मांगूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। साहब, जब मैंने कौशल को अशफाक की नीयत के बारे में बताया तो वो ऐसे निकले थे जैसे उसे मार ही डालेंगे। तू सेठ होगा इस दुकान का, लेकिन मेरी बीवी से ऐसे बोलेगा तो तेरा थोबड़ा बिगाड़ दूंगा मैं। अरे तू अपनी किस्मत बिगाड़ रहा है। तेरे को मैं सिर्फ ऊपर से पैसा ही नहीं दूंगा, तेरा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। कौशल गए थे मेरी आबरू का बदला लेने, लेकिन खुद बिक गए।
आप ऐसा बोलेंगे? मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। सपने मैंने भी बड़े बड़े देखे थे फरीदा, पर अब खाने के लाले पड़े और ऊपर से माँ की दवाई का खर्चा। अरे तो हाथ पैर सलामत है ना आपके? कोई और काम क्यों नहीं ढूंढ लेते आप? अरे कोई और काम कैसे ढूंढूं मैं? उन्होंने खुद से हार मान ली थी और तो वो अगर तेरे को 5,000 चाहिए ना, अपनी बेटी को भेज देना। मैं इसके खिलाफ थी, लेकिन फिर हार गई। उस राक्षस के पास भेजने के लिए कौशल अस्मी को भी हमारी गरीबी का वास्ता देने लगा साहब। बेटा तू रोज भगवान से यही मांगती है ना कि दादी ठीक हो जाए और हम अमीर बन जाए। हाँ तो देखो, तुम हमारी इकलौती औलाद हो और तुम्हारा फर्ज है कि तुम भी घर खर्च में और दादी की दवाइयों के खर्चों में हमारा हाथ बटाओ। लेकिन पापा, मैं हाथ कैसे बटा? वाली उसकी सहेली भी है मुन्नी, जिसको अस्मी ने सब कुछ बता दी। उस मासूम बच्ची के जहन में तुमने जो उल्टी सीख भरी, उसे मिटाना कितना मुश्किल होगा इसका अंदाजा है तुम्हें? तुम मां हो ना उसकी, दोनों ने मिलकर उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसे दुष्कर्मों से जुड़े केसेस को लेकर हम सालों से अफसोस जता रहे हैं, कभी कैंडल मार्च निकालकर तो कभी धरना देकर। हम ऐसे घिनौने आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने की मांग करते हैं और अदालत भी ऐसे आरोपियों के प्रति कड़ा रुख अपनाती है, लेकिन फिर भी ऐसे अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन इस केस का सबसे हैरान कर देने वाला पहलू यह है कि जिस गुनाह के लिए अस्मी के माता पिता को सजा मिलने वाली है, उस गुनाह को अस्मी उनका गुनाह नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझ रही है। उसका भरोसा तोड़ा है, इसलिए वो सॉरी फील करती है। अब सोचिए कि उस बच्ची को समझाना क्या आसान होगा कि उसके माता पिता उससे कुछ भी सही नहीं करवा रहे थे? और मान लीजिए कि अगर एक उम्र के बाद उसको एहसास होता भी है कि उसके माँ बाप उसका शोषण कर रहे थे, तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी? बचपन में जब कुछ एक गलत शुरुआत से शुरू होता है तो उसे फिर से सही और नई शुरुआत दे पाना हमेशा मुश्किल होता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। चुप क्यों हो बेटा? बोलो कुछ, डरो मत। डर तो लगेगा ना मैडम, आप यूं। मैं जो कर रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रही हूँ। पर मैडम, मैंने कुछ नहीं किया मैडम, मैंने कुछ नहीं किया। सारी गलती उसकी है। उसकी मतलब किसकी? सारी गलती भगवान की है मैडम, भगवान की वजह से ये सब हुआ है। ऐसे क्या देख रहे हो बिना पलक झुककर? आपसे नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी? जवाब तो कभी दोगे नहीं, लेकिन जो मांगा है वो तो देना पड़ेगा ना। धमकी नहीं दे रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, सुननी तो पड़ेगी। 40 आके 25 दिन पूरे हो गए, बस 15 बाकी है। अब आपको मेरी दादी को भी ठीक करना है और हमें अमीर भी बनाना है। दूसरे के जूते में पैर जमाना आसान नहीं होता है जी। आपकी पुरानी वाली नौकरी ही अच्छी थी, आप उसके कहे पर मत जाइए, अपने हालात के हिसाब से चलिए कौशल जी। मैंने सब हिसाब लगा लिया है फरीदा। तरक्की का पहाड़ चढ़ना है तो जूते भी उसी हिसाब से पहनने पड़ेंगे। करिए जो करना है, लेकिन देखना एक दिन पछताएंगे आप। अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो एक ही बार मारी थी मैंने, 12 साल पहले जब तुझसे शादी की थी। अब वो मार झेल के इतनी अकल तो आई है कि कभी किसी से मात नहीं खाऊंगा मैं। तो मैं भी आपको उसी तजुर्बे से समझा रही हूँ। अपना तजुर्बा घर संभालने में इस्तेमाल कर, मेरे काम धंधे में नहीं। देख मैं तुझे ना समझा। अरे अस्मी, सुबह से कहाँ गायब थी? अब शक्ल दिखा रही है। क्या अस्मी सुबह से बाहर थी और तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है? खेलने गई थी
और आपको कब से पड़ी है अस्मी की? घर आके ये तक तो पूछा नहीं कहाँ है वो। टेंशन मत लो, आ गई आपकी जुबान। बोलो क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए? अच्छा हाँ दादी, हमारा मिशन जल्दी पूरा होने वाला है। 25 हो गए, बस 15 बाकी है। वो भी गए तो सबका भला। क्या खुसर फुसर चल रही है? कुछ नहीं अम्मा। अच्छा चल कुछ खा ले, खेल खेल के भूख नहीं लगती तुझे? नहीं अम्मा, आज मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, क्योंकि आज मुझे इतनी खुशी है कि मेरी भूख मरी गई। ऐसे क्या खुशी मिल गई तुझे? हाँ ये देखो अस्मी, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रही हूँ। अब जो मैं बोलूंगी वही करना पड़ेगा। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। कहते हैं कि बच्चों का मन गीली मिट्टी के समान होता है। अगर अच्छाई के सांचे में ढालो तो वो हमेशा सही रास्ते पर ही चलेंगे, पर बच्चों को बहकाकर उनसे गलत करवा लेना भी एक विपरीत कला है। और जब बच्चे गलत को सही मानना सीख जाते हैं तो उन्हें अच्छाई का रास्ता दिखाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। ये साल 2019 का एक ऐसा केस है जो आज भी इस मुश्किल दहलीज पर है। आप सोच रहे होंगे कि उस कमरे में एक बच्ची और उस महिला के बीच में ऐसा क्या चल रहा होगा जो हमें और हमारे बच्चों को ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए सतर्क कर सकता है। दरअसल वहां 11 वर्षीय अस्मी का काउंसलिंग सेशन चल रहा था, और उस काउंसलिंग के बाद जो सामने आया उसने सिर्फ स्कूल अथॉरिटीज को ही नहीं बल्कि पूरे देश को अचंभे में डाल दिया था। देखो, हमारे बीच में जो भी बातें हुई वो अभी किसी से मत डिस्कस करना। मैं अभी आती हूँ। नंदिनी जी, हाउ वाज द सेशन? 1 मिनट सर, बहुत अर्जेंट कॉल करना है। मैं एलएनसी पब्लिक स्कूल में रेगुलर सेशंस करती हूँ। आज एक बच्ची का काउंसलिंग कर रही थी अस्मी। जब काउंसलिंग कर रही थी, जो सच्चाई पता चला उससे मैं दंग रह गई। अस्मी बेटा, इधर आना मेरे पास। हेलो सर, मैं नंदिनी सुरवाना। मैंने ही आपको फोन किया था। वो बच्ची अस्मी कहाँ है? अब वो अपने क्लासरूम में है सर। मैंने उसको समझा दिया कि वो किसी से कुछ ना कहे। मैंने स्कूल अथॉरिटीज को भी कुछ नहीं बोला है। एक्चुअली मुझे लगता है अथॉरिटीज में ही कोई कल्प्रिट हो सकता है। पूर्ण अथॉरिटीज में? जी, कोई एक नहीं है सर। अस्मी बोल रही थी उसके ऊपर 25 से भी ज्यादा लोगों ने शोषण किए। छोटी बच्ची पर 25 से ज्यादा लोगों ने शोषण किए?